लंदन में मौजूद पाकिस्तानी डॉक्टर आमिर रजा ने एक दिन में रोबोटिक सर्जरी की मदद से 12 पेचीदा ऑपरेशन करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है। अपनी डॉक्टर्स की टीम के साथ मिलकर उन्होंने ये जदीद ऑपरेशन कैसे किए। ह्यूमन फैक्टर खत्म हो गया है, वो मैकेनिकल मूवमेंट हो रही है, तो इसकी जो एक्यूरेसी है ऑपरेशन की वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान साजिद अजीज। आज हमारे साथ डॉक्टर आमिर रजा मौजूद हैं जिन्होंने रोबोटिक सर्जरी में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। अभी भी वो लंदन के हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। ये बताएं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बना। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसी सूरत हाल है कि आम तौर पर जब हम ऑपरेशन करते हैं, जो कन्वेंशनल अप्रोच है वो ओपन अप्रोच है, यानी कि पेट पे चीरा देकर जो है हम ऑपरेशन करते हैं, जो भी हो गायनेकोलॉजी के जनरल सर्जरी की। उसकी जो नई चीज़ आई आज से काफ़ी अर्सा पहले, वो थी लैप्रोस्कोपिक या की होल सर्जरी। बजाय पेट खोलने के छोटे छोटे सुराख लगाकर आप उसे सारा ऑपरेशन कर सकते हैं। अब उसमें जो नई इनोवेशन या नई तरक्की आई है वो ये है कि वो छोटे छोटे सुराख के जरिए इंस्ट्रूमेंट जो डॉक्टर अपने हाथ से लगाया करता है, अब हाथ से पकड़ने की बजाय उसको रोबोटिक आर्म से कनेक्ट कर देते हैं और डॉक्टर फासले पे बैठकर अपने हाथों से उन्हीं इंस्ट्रूमेंट को डायरेक्टली कंट्रोल करता है। नॉर्मली तो पाकिस्तान में रोबोटिक का जब नाम आता है तो ऐसे कहते हैं कि रोबोट कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये रोबोटिक नहीं है, ये है रोबोटिक आर्म्स है, लेकिन ये मुस्तकलन और मुसलसल डॉक्टर के 100% कंट्रोल में है। यानी कि डॉक्टर जो ही अपने हाथ मूव करता है, ये इंस्ट्रूमेंट पेट के अंदर वैसे ही मूव करते हैं। अब चूंकि वो ह्यूमन फैक्टर खत्म हो गया है, वो मैकेनिकल मूवमेंट हो रही है, तो इसकी जो एक्यूरेसी है ऑपरेशन की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। व्यू बहुत अच्छा हो गया है। कितने ऑपरेशन किए एक दिन में वर्ल्ड रिकॉर्ड? हमने जनाब एक वीकेंड के ऊपर 24 कम्प्लेक्स ऑपरेशन किए और 24 कम्प्लेक्स ऑपरेशन में से जो है 60% पेशेंट जो है वो उसी दिन डिस्चार्ज किए गए थे और जो 90% पेशेंट जो है वो विद इन 24 आवर डिस्चार्ज हुए थे। और उसकी वजह यही थी कि चूँकि हमने रोबोटिक ऑपरेशन किए और ऑपरेशन से पहले और बाद में जितने भी मसाइल आ सकते हैं, उसका जो हमारी टीम थी चेल्सी वेस्टमिंस्टर हॉस्पिटल में, उसको बड़े अच्छे तरीके से प्लानिंग की। तो प्लानिंग इतनी अच्छी थी कि ऑपरेशन से पहले और रोबोटिक सर्जरी सेल्फ और ऑपरेशन के बाद ऐसे इकदाम किए गए थे कि पेशेंट जो है वो मोस्टली घर जाने का। दोनों ऑपरेशन में क्या फ़र्क है, नॉर्मल में और रोबोटिक में, और ज़्यादा सेफ कौन से वाला तरीका है? देखें, नॉर्मल जो ऑपरेशन है, अगर मैं कहूँ की होल सर्जरी जो है वो बिल्कुल सेफ है, रोबोटिक भी सेफ है, लेकिन रोबोटिक की सेफ्टी इस वजह से बेहतर है कि नॉर्मल ऑपरेशन के अंदर जो है हम अपने हाथों से इंस्ट्रूमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा एक ह्यूमन फैक्टर है, फटीग का, टायर्डनेस का। और जो अपने हाथों से ऑपरेशन करते हैं लैप्रोस्कोपिक अप्रोच, जो व्यू आपके सामने टेलीविजन के ऊपर होता है, वो व्यू भी उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, लेकिन वो इतनी अच्छी नहीं होती है। अब रोबोटिक के अंदर जो व्यू है, हमारा जो मंजर देख रहे हैं, वो 3D है, हाई रेजोल्यूशन व्यू है, यानी कि छोटी छोटी नर्व्स, छोटी छोटी ब्लड वेसल भी पेट के अंदर बड़ी साफ नजर आ रही होती है। उसकी वजह से डॉक्टर का जो ऑपरेशन है वो इंतहाई एक्यूरेट होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जितनी मेरी विजन बेहतर होगी उतना ही मेरा ऑपरेशन ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो जब रोबोटिक ऑपरेशन करते हैं उसमें जो आपकी एक्यूरेसी ऑफ विजन है वो बहुत ज़्यादा है। इसमें ज़्यादा सेहतयाबी का नॉर्मल ऑपरेशन में ज़्यादा चांस है या इसमें लोग किस ऑपरेशन में जल्दी घर चले जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये रोबोटिक ऑपरेशन में ही लोग पहले जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर की विजन इतनी अच्छी है और जो अपने हाथों से वो कंट्रोल कर रहा होता है इंस्ट्रूमेंट के जरिए, उसकी जो डायसेक्शन है, चीज़ों को अंदर काटना, वो इतनी एक्यूरेट होती है कि उससे पेशेंट का ट्रॉमा बहुत कम होता है, उससे पेशेंट का पोस्ट ऑपरेटिव पेन बहुत कम होता है। अब जब पेन कम होगा, अंदर ट्रॉमा कम होगा, तो क्या होगा कि रिकवरी जल्दी होगी, पेन कम होगा, तो ये पेशेंट जो है, मोस्ट पेशेंट उसी दिन शाम को घर जा सकते हैं या फिर विद इन 24 आवर डिस्चार्ज। 2 दिन में 24 ऑपरेशन करके वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। अगला टारगेट क्या है? इंशाल्लाह जी, अभी अगला टारगेट तो ये होना चाहिए कि हम इंशाल्लाह इस काम को पाकिस्तान लेके जाएं, वहाँ अपने जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं, कोलीग्स हैं, उनको सिखाएं, वहाँ ट्रेनिंग करें। अभी रोबोटिक सर्जरी पाकिस्तान में बहुत अनकॉमन है, अभी 1 या 2 हॉस्पिटल मुश्किल से हैं जहाँ है। तो मेरा तो मकसद ये हुआ कि इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान लेके जाएं और लोगों से। पाकिस्तान का आपने जिक्र किया, आपने डॉक्टरेट की तालीम कहाँ से हासिल की और पाकिस्तान किस शहर से हैं? मेरा मुस्तकिल ताल्लुक तो मौजा बबी तहसील तौसा से है, जहाँ से मेरे ग्रैंड पेरेंट्स और दादा सब वहीं से हैं। उसके बाद मेरी तालीम इनिशियली जो है मुजफ्फरगढ़ डिग्री कॉलेज में हुई और उसके बाद मैं निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान में स्टूडेंट था, वहाँ मैंने अपनी मेडिकल कॉलेज की तालीम की और उसके बाद जो है फिर मैं यूके में 2001 में आया।
एज ए डॉक्टर आया, एज ए जूनियर डॉक्टर आया, जैसे तमाम डॉक्टर यहाँ पर आते हैं एज ए जूनियर डॉक्टर। यहाँ मैंने अपनी ट्रेनिंग एज ए कंसल्टेंट कंप्लीट की 2011 में, और उसके बाद 2012 से फिर मैं कंसल्टेंट। एक बड़ा अहम सवाल है, ये जो अब रोबोटिक टेक्नोलॉजी है, ये तालीम आपने पाकिस्तान से ही हासिल की है, यहाँ पर आपने इसके लिए एडिशनल कोर्सेज किए? रोबोटिक ऑपरेशन जो है ये बहुत ही इनोवेटिव और नई टेक्निक है। ये अभी यूके और यूरोप में भी इतनी कॉमन नहीं हुई है। अभी यहाँ भी हर हॉस्पिटल के अंदर जो है रोबोटिक सर्जरी की फैसिलिटी नहीं है, और बल्कि बहुत ही महदूद फैसिलिटीज़ हैं। हमारा जो हॉस्पिटल चेल्सी एंड वेस्टमिंस्टर हॉस्पिटल है, या क्रॉमवेल हॉस्पिटल जहाँ बैठा हूँ, ये बहुत लीडिंग हॉस्पिटल है। अब यहाँ पर जो है मैं अपनी सर्जरी कम्प्लीटली रोबोटिक करता हूँ, तो ये अभी इतने अस्पतालों में कॉमन नहीं है। तो पाकिस्तान में तभी सीखने का सवाल ही तो यहाँ आगे सब कोर्सेज वगैरह किया आपने। पाकिस्तान के अगर हालात आप देखें तो वहाँ पे तो डॉक्टर ज़्यादातर हड़तालें करते हैं, आगे पीछे इस तरह हल्ला गुल्ला। वहाँ पे ऐसे जदीद तालीम की तरफ क्यों नहीं लोग जाते? जिस तरह आप भी पाकिस्तान से ही हैं, तो यहाँ पर आगे अपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। लेकिन ये पहली बात है कि पाकिस्तानी डॉक्टर बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज़हीन हैं, उनकी तरबियत, खुद मैं पाकिस्तानी डॉक्टर हूँ, मैं खुद अपनी मेडिकल कॉलेज की तरबियत हुई इसलिए। तो पहली बात है कि पाकिस्तानी डॉक्टर का जो मेयार है वो किसी भी मुल्क के डॉक्टर से कम नहीं है। अब ये अलग बात है कि वसाइल जो सीखने के हैं वो यहाँ ज़्यादा अवेलेबल हैं, ज़्यादा इजीली अवेलेबल हैं। तो यहाँ आप जितने भी डॉक्टर्स देखें यूरोप में या यूएसए में, जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं उन्होंने बहुत तरक्की की है। तो मेरा ख्याल है कि जहाँ तक हड़तालों का ताल्लुक है तो ये तो हर मुल्क में होती हैं, यहाँ भी हड़तालें हो रही हैं डॉक्टर्स की। लेकिन मेन जो हमारा हदफ है या जो मेन हमारा जो मरकज़ है वो ये है, मकसद है वो ये होना चाहिए कि हम बेहतर से बेहतर तालीम और तरबियत हासिल करें ताकि हम अपने मरीजों की अपनी खिदमत कर सकें जदीद तरीके। मुस्तकबिल में कोई प्लान पाकिस्तान जाके पाकिस्तान की खिदमत, पाकिस्तान के लिए खिदमत देना, और जो डॉक्टर्स हैं वहाँ उनको ये इस टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाना? मैं हमेशा से पाकिस्तान के बारे में बहुत दिलचस्पी से काम लिया है। लैप्रोस्कोपी या की होल सर्जरी जैसे पिछली फॉर्म थी, उसके मैंने कोर्सेज लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में हर साल बाकायदे से किए हैं। यहाँ पूरे मुल्क से लोग आते रहे हैं, और अभी भी मेरा वो सिलसिला जो है ट्रेनिंग कोर्सेज का जारी है। और इंशाल्लाह रोबोटिक सर्जरी, जैसे वहाँ रोबोटिक सिस्टम हॉस्पिटल में आएंगे तो इंशाल्लाह हम बिल्कुल वहाँ जाकर हमने उन डॉक्टर को भी यही चीज़ें सिखानी है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में डॉक्टरेट का क्या स्कोप देखते हैं? क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना वो सऊदी अरेबिया और दीगर ममालिक में का रुख करते हैं डॉक्टर जॉब्स के हवाले से। पाकिस्तान में ज़्यादा लोग क्यों स्टे करते हैं? देखिए वो तो खैर अब मुआशी हालात हैं, पॉलिटिकल सूरत हाल है या दूसरे सूरत हाल है कि वो आए। और फिर डॉक्टर्स की ये बात भी होती है कि हर डॉक्टर जो है अच्छे से अच्छा डॉक्टर बनना चाहता है। तो मेरे ख्याल से बाहर आने में कोई हर्ज नहीं है, बाहर आने में सीखने में कोई नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाहर आके सीखें, फिर या तो खुद वापस जाके उसको मरीजों की मदद करें, या फिर यह कम से कम कोर्स के जरिए, कॉन्फ्रेंसेस के जरिए, मीटिंग के जरिए अपने डॉक्टरों की तरबियत करें। आपने पाकिस्तान से भी तालीम हासिल की, यहाँ पे भी कोर्सेज किए, क्या फ़र्क है दोनों ममालिक में एजुकेशन लेवल का, और पाकिस्तान में किस चीज़ पर फोकस करना चाहिए कि ये इसमें मज़ीद बेहतरी आ सके? पाकिस्तान में मेडिकल एजुकेशन, ऑब्वियसली अब पाकिस्तान में जो बड़ा ट्रेंड है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का है। ये बहुत ज़रूरी बात है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन हमारे पुराने निज़ाम में गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेजेस में थे, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम तमाम स्टैंडर्ड्स को वैसे की वैसे ही प्राइवेट कॉलेजेस में रखें। बहुत ज़रूरी है कि हमारी तालीम का और तरबियत का स्टैंडर्ड, मेडिकल तालीम और तरबियत जितना हाई होगा उतना हम सब के लिए बेहतर होगा। ये डिटेरियोरेटिंग स्टैंडर्ड जो है किसी के लिए अच्छे नहीं होंगे, ना हमारे लिए ना हमारे अपने मरीजों के लिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और दूसरी बात ये भी है कि, और ये कर भी रहे हैं, कि जितनी भी ये नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ें आती हैं उनको पाकिस्तान में मुतारिफ करवाया जाए। उसके लिए वसाइल की ज़रूरत है, और वसाइल के ज़रिए जो है उसको बेहतर बनाया जा सकता है। अभी एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जिस तरह रोबोटिक सर्जरी आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के जरिए जो दवाइयात हैं उस पर भी काम किया जा रहा है। क्या समझते हैं कि ये बेहतर है या नॉर्मल दवाइयात वो बेहतर है? इसमें ये बात है कि वो बेहतर है, ये बड़ी बात है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फॉर एग्जांपल, अब जब एक ब्रेस्ट कैंसर में एक डॉक्टर एक एक्सरे को चेक करता है, और एक्सरे को चेक करने के बाद कहते हैं हाँ ये कैंसर हो सकता है, अब वही डॉक्टर जो है जिसने 15-20 मिनट लगा के उस रिपोर्ट को पढ़ा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वही मशीन उसी एक्सरे को विद इन ए सेकेंड पढ़ भी सकती है, और उसकी एक्यूरेसी जो है वो इन सम इंस्टेंसेस ह्यूमन आई से भी ज़्यादा बेहतर है जो कि ह्यूमन आई करती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है डायग्नोसिस की दुनिया के अंदर जो है बहुत इंकलाब लेके आ रही है। जिस तरह जो नई मेडिसिन की जो तारीफ है उसे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कमाल का किरदार है कि आप जो उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो टास्क देते हैं बीमारी का और बीमारी के इलाज का, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आप उसका इलाज बड़ी जल्दी ढूंढ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगले 5 या 10 सालों के अंदर जो है
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किरदार हमारे मेडिसिन की तरक्की में, इनोवेशन में बहुत ज़्यादा होगा। इसके बगैर मुमकिन नहीं होगा कि हम साइंस में तरक्की कर सकें। आखिरी सवाल, कोई पैगाम आपके जो यंग डॉक्टर हैं हमारे पाकिस्तान के, आपको जो फॉलो करते हैं और जो अभी शोबे में सीख रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके लिए कोई पैगाम? मेरा पैगाम तो ये हुआ कि देखें, इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है। पाकिस्तान के मुल्क ने हमें इज़्ज़त दी, हमें तालीम दी, तरबियत दी। हमें मेहनत करनी चाहिए, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, और इसी मेहनत के ज़रिए ही हम सारे काम कर सकते हैं, चाहे वो मुल्क में हो या मुल्क के बाहर। यहाँ भी हमने जो कुछ किया है वो सिर्फ अभी मेहनत के ज़रिए किया है। तो मेहनत मेहनत मेहनत।